तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप के बारे में। फैक्टर या कोसेंट ग्रुप। इसमें जो मैंने आपको बताया था कैलवा का काम था, और कैमली जॉर्डन का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। हाँ, कैमली जॉर्डन का काफी अच्छा काम है इसमें। खैर, जॉर्डन साहब का काम टोपोलॉजी में भी है। आपने अलजेब्रा में भी जॉर्डन का नाम सुना होगा। सुना है, नहीं सुना है? यस सर, सुना है। कहाँ पर? सर जॉर्डन जॉर्डन के नाम पे। जॉर्डन होल्डर थ्योरम पढ़ी है? सुना है? ग्रुप थ्योरी में अभी आगे आती है जॉर्डन होल्डर थ्योरम। काफी महत्वपूर्ण थ्योरम्स में से एक है ग्रुप थ्योरी की। और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लीनियर अलजेब्रा में, मैट्रिसेस में, ये नाम सुना होगा। मैंने अभी ये कराना है, अभी कराया नहीं है। जॉर्डन आर्क या जॉर्डन कर्व आप कॉम्प्लेक्स में कई जगह पढ़ते होंगे। यस सर। ठीक है, टोपोलॉजी में जॉर्डन कर्व थ्योरम वही आप कह सकते हैं। तो कैमली जॉर्डन पुरुष का नाम है, पहली बात तो महिला का नाम नहीं है। कई लोगों को थोड़ा सा नाम से ऐसा कंफ्यूजन होता है, मैं भी उन लोगों में था कि शुरू में मुझे समझ ही नहीं आया जब तक मैंने सर का फोटो नहीं देखा था। तो कैमिली जॉर्डन जब बोला गया, CAMILLE, और जॉर्डन में बच्चों ये वाला है। कैमिली जॉर्डन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, और कंप्लीट मैथमेटिशियन जो कुछ लोग हैं हर ब्रांच में काम किया है जिन्होंने, तो उनमें से कैमली जॉर्डन भी रहे हैं। टोपोलॉजी में भी बहुत शानदार काम है, कॉम्प्लेक्स में भी काम है, अलजेब्रा में भी काम है, एनालिसिस में भी, अपने आप में बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा काम है। कहा जाता है कि एनालिसिस और टोपोलॉजी में ही इन्होंने जितना काम किया था, केवल उसी आधार पर ये वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन में माने जा सकते थे, और इनके अलजेब्रा की वजह से तो फिर बहुत ही आगे पहुंची इनकी रेपुटेशन। फ्रांस में एक बहुत शानदार इंस्टीट्यूट रहा है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो कभी, इकोल पॉलिटेक्निक का नाम सुना है? यस सर। हाँ, इकोल पॉलिटेक्निक, टेक्निक में QUE होना चाहिए। इसमें यहाँ से बहुत सारे दिग्गज मैथमेटिशियन निकले होंगे, आपको एक लंबी पूरी फैमिली मिलेगी इसमें, बहुत लिनिएज बहुत लंबा है। तो खैर, जॉर्डन और होल्डर थ्योरम और होल्डर का काम, तो फैक्टर ग्रुप्स में मैंने बात की थी कि नॉर्मल सब ग्रुप के केस में जो शुरुआती सजेशन रहे हैं, शुरुआती इनपुट है, वो गैल्वा के थे। गैल्वा ने कहा था कि ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं इनमें सबसे खास बात यह है कि दो लेफ्ट कोसेट का प्रोडक्ट लेफ्ट कोसेट होता है, दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट राइट कोसेट होता है, और ये प्रॉपर्टी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो लोगों ने इसी को ध्यान में रखते हुए आगे शुरू किया, और हम लोग यहाँ पर आज कोसेट्स के कलेक्शन से नया ग्रुप जो डिफाइन करने जा रहे हैं, फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप। बच्चों, जब इससे हम लोग इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम G/N के बारे में आज देखेंगे, और जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये नोटेशन है केवल बस, तो आप बाद में बहुत सारी आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम है जिससे आप ये समझ जाएंगे कि अगर आप G/N को अच्छी तरह समझ गए
तो आप काफी हद तक जी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जी बाई एन अगर समझ रहे तो जी समझना फिर ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये ऐसा ही है कि 3.14 के बारे में पता लग गया तो फिर पाई के बारे में समझना बहुत मुश्किल नहीं है। 3.14 अप्रोक्सीमेशन है पाई का, मतलब 3.14 पाई नहीं है, लेकिन पाई के बहुत नजदीक चले गया है। आप मानेंगे ना इस बात को? ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, तो जिस तरह से आप 3.14 समझने के बाद या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 लेने के बाद आप मान लेते हैं कि आपको जी के बारे में काफी कुछ पता है, सब कुछ नहीं भी तो काफी क्लोज चले गए हैं अब आप। ऐसे ही बच्चों, अगर आप फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप काफी अच्छे तरीके से समझते हैं तो ओरिजिनल ग्रुप की अधिकतर प्रॉपर्टीज आपको मालूम हो जाएंगी। ये 3.14 वाला जो है ये मेरा ओरिजिनल नहीं है, गैलियन में लिखा हुआ है, मैंने वहां से लिया, मुझे अच्छा लगता है ये पहले से जब पढ़ा पहली बार से कि हाँ, उन वो खुद कहते हैं कि जैसे आप ये 3.14 के बाद आप मानेंगे कि पाई बहुत दूर नहीं है अब, और काफी हद तक आप पाई के बारे में अब आप जान सकते हैं। ऐसे ही फैक्टर ग्रुप को समझने के बाद ओरिजिनल ग्रुप को समझना काफी आसान हो जाता है। तो ये भी एक अप्रोच हुई ग्रुप के स्ट्रक्चर को समझने की। और बच्चों, ग्रुप के स्ट्रक्चर की जो थ्योरम्स हैं हम अभी वहां पहुंचे ही नहीं है। ग्रुप के स्ट्रक्चर पे हमने अभी ज्यादा बातचीत किया, कुछ भी नहीं किया है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उधर को चीजें समझने के बाद शायद। ये तो इस बातचीत से भी हो सकता है आपको थोड़ा फायदा मिला हो कि अच्छा हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। मोटिवेशन फॉर द फैक्टर ग्रुप, किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो ये जानना जरूरी है कि यार ये पढ़ने लिखने के बाद फायदा भी होने वाला है या खाली पढ़ाई जा रहे हो कुछ। तो मैं ये बता रहा था। चलिए हम पहले इसको कुछ डिफाइन कर लेते हैं कुछ चीजें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा ना सबसे इंपॉर्टेंट है दो लेफ्ट क्रोसेट का प्रोडक्ट लेफ्ट क्रोसेट, दो राइट क्रोसेट का प्रोडक्ट राइट क्रोसेट, ये अपने आप में लाजवाब चीज है। चलिए तो फिर अब हम मान लेते हैं, सपोज शुरुआत नॉर्मल सब ग्रुप से होनी है, n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन G बाई n, हम ये सिंबल ले रहे हैं, कर्सर कहां से ले गया, G बाई n इसको इक्वल टू, हम इसको कहेंगे सेट ऑफ ऑल, या तो राइट ही ले लो या लेफ्ट ले लो, तो राइट ही ले लेते हैं, ऑल राइट क्रोसेट्स ऑफ n इन G, मतलब सारे राइट क्रोसेट का मतलब G बाई n में इस तरह के कलेक्शन है Na, जहां A बिलोंग्स टू G आएगा। तो हम ये कहेंगे कि इसमें ऑपरेशन डिफाइन करेंगे अभी हम, और उस ऑपरेशन में G बाई n ग्रुप है, पहले हम ये दिखाएंगे कि ग्रुप है वही वाकई। तो यहां से आप इसे क्वेश्चन के तौर पर भी कर सकते हैं, प्रूव दैट, ऐसे तोड़ देते हैं, G बाई n इज अ ग्रुप under the composition वही Na into Nb इक्वल टू n of AB और एवरी AB बिलोंग्स टू G। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लाजवाब प्रॉपर्टी है नॉर्मल सब ग्रुप के पास, और इसी प्रॉपर्टी है यूज करके हम कह रहे हैं कि G इस ऑपरेशन के तहत ग्रुप होगा, ये प्रूव करना है, और दिस ग्रुप इज कॉल्ड, और जब ये ग्रुप हो जाएगा इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड कोसेंट या फैक्टर ग्रुप ऑफ G बाई n। तो अब ये ग्रुप प्रूफ करना है हमने। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए जाहिर सी बात है ग्रुप की जो जो प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत होती है हम वो करेंगे।
ठीक है, तो ऐसे करते हैं, एक्स वाई जेड एलिमेंट मान लेते हैं जी बाई एन में। तो अगर यहाँ तो हर एलिमेंट इस टाइप का होगा एन, और उसके साथ जो ऊपर आपने लिखा है इस टाइप का होगा, जहां पर टिक का निशान लगाया है। जी बाई एन का हर एलिमेंट एन के साथ कुछ ए का एलिमेंट, तो एक्स को हम मान लेते हैं ऐसे ही, एक्स हमारे पास एन ए है, वाई को एन बी मान लेते हैं, और जेड को एन सी मान लेते हैं, जहां ए बी सी किसके एलिमेंट होंगे, जी जी, ठीक। तो अब सबसे पहले क्या दिखाना हुआ, और ग्रुप के लिए जो जो चाहिए होता है भाई, क्लोजर। क्लोजर, तो एक्स इंटू वाई, तो ये तो ट्रिवियल हो गया, एन ए एन बी, तो एन ऑफ ए बी है, तो ये जी बाई एन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बी जी का एलिमेंट है, ए और बी जी में है, जी ग्रुप था ऑलरेडी, तो ए बी भी ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। तो एन के राइट में जो है वो ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, बस शर्त ये है। सबसे ऊपर वाली लाइन देखिएगा इस पेज में, जी बाई एन क्या डिफाइन किया है आपने, उसके हर एलिमेंट में एन के राइट हैंड साइड में ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। तो ए बी तो ग्रुप का एलिमेंट है ही, तो फिर एन इंटू ए बी भी जी बाई एन में होगा। क्लियर है ना? यस सर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई फिर? यस सर। हाँ, तो मैं उस पर लिख नहीं रहा हूँ, आपकी क्लोजर हो गई वो तो आप लिखते रहिएगा। दूसरा एसोसिएटिविटी एक्स वाई जेड, तो एन ए एन बी एन सी, जो अंदर है वो एन ए बी और एन सी, ये फिर दो राइट क्रोसेट हो गए, फिर दोबारा एन ऑफ ए बी सी, ऐसा आ जाएगा। लेकिन एबीसी ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो उनमें तो एसोसिएटिविटी होगी होगी, उनको आप ए टाइम्स बी सी लिख सकते हैं, एच एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जी, तब आप ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर आप इसे एन ए एक साथ और ब्रैकेट में एन बी सी लिख सकते हैं, और फिर एन ए को बाहर और अंदर एन बी एन सी लिख सकते हैं। तो ये एच टाइम्स वाई जेड हो गया, हो गया। यही तो था एसोसिएटिविटी का मतलब, यही दिखाना था। तो क्लोजर हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई, दो आधा काम हो गया। अब क्या दिखाना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी सोचिएगा, जो एन है क्या उसको मैं एन ई लिख सकता हूं, यस तो सर। फिर ये जी बाई एन का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ई ग्रुप की आइडेंटिटी हो गई, ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, नाउ एच से इंटू एन, एच से आपके पास एन ए है, उसके साथ एन, तो आप इसे एन ए और एन को एन ई कर दीजिए, तो जो ऑपरेशन डिफाइन है उस हिसाब से ए ही हो जाएगा। लेकिन ई आइडेंटिटी है तो एन ए ही होगा, तो ये तो एच सी आया। तो सिमिलरली आप इसी से दूसरा भी निकाल सकते हैं, एन पहले और एट्स बाद में लो तो भी एट्स ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एन इक्वल टू एन एक्स इक्वल टू एट्स आ रहा है, तो एन क्या है यहाँ पर, एन कैसा बिहेव करेगा? आइडेंटिटी की तरह। हाँ, आइडेंटिटी की तरह। बड़ी गजब बात है, सोचो, एन अपने आप में नॉर्मल सब ग्रुप है, इट सेट है पूरा, और वो सेट को आप एक एलिमेंट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप कितने हायर लेवल पे बात कर रहे हैं ये समझिएगा। सो एन इज द आइडेंटिटी। तो जी बाई एन में एन आइडेंटिटी का रोल भी निभाता है। नेक्स्ट, इनवर्स, हर एक का इनवर्स इसमें है, अब हमें ये दिखाना पड़ेगा। एक्स हमारे पास एन ए है यहाँ पर, लेट
एच डैश मैं ले लेता हूँ एन ए इनवर्स। तो ग्रुप में ए इनवर्स होगा तो लिया जा सकता है ऐसा एलिमेंट। तो अब आप देखिए कि एच एच डैश एन ए और एन ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा एन और ए इनवर्स, मतलब एन और ई मतलब एन। तो इसका मतलब एन ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एन ए। तो इसका मतलब जी बाई एन ग्रुप हो गया या नहीं? यस। यस सर। चारों प्रॉपर्टी हो गई, हेंस जी बाई एन इज अ ग्रुप। तो इस ऑपरेशन में ये ग्रुप है। और ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप का जो हर एलिमेंट है अपने आप में वो भी एक सेट है। तो सबसे पहले बात यह आएगी कि अच्छा ये ग्रुप है तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऑर्डर ऑफ जी बाई एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी वन ऑर्डर ऑफ एन आता है। कैसे? काफी आसान है, लेकिन आता कैसे है, प्रूव कैसे करेंगे आप इसको? ये सब तभी है बच्चों जब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हुआ ना। तो ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है तो अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो कोसेट्स की संख्या भी फाइनाइट होगी या नहीं? यस सर। इसका मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कोसेट जो भी है, तो राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी, यही होगा या नहीं? जितने राइट कोसेट हैं सभी ले लो, जी बाई एन में यही किया था आपने, यस। वही ले रखे थे। ऊपर डेफिनेशन दे रखी है ना बच्चों, सबसे ऊपर आप गौर करिए आपने क्या डिफाइन किया जी बाई एन, जहां सही का निशान लगा रखा है मैंने। राइट क्रोसेट हैं सारे, यस सर। तो जितने राइट क्रोसेट हैं तो राइट क्रोसेट्स की संख्या जो है वही इंडेक्स हुई या नहीं? इंडेक्स ऑफ एन इन जी, यही कहते थे नहीं आप? और कितने बनेंगे ये आपको अगर याद हो तो यही कहा था आपने, लैग्रेंज थ्योरम। अरे भाई हर क्रोसेट में बराबर एलिमेंट है ना, जितने एन में होंगे उतने ही होंगे ना सभी क्रोसेट में तो एलिमेंट। यस सर। हाँ तो यही तो डेफिनेशन थी। तो कभी भी क्रोसेंट ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सभी लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। किसी को नहीं क्लियर है, कोई चीज दिक्कत कर रही है तो बेहिचक कहिए कि सर नहीं आ रहा समझ में ये वाली बात। तो फिर कुछ और सोचा जाएगा कि इसको कैसे समझाया जाए। ठीक है, एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है, आ, इसको बहुत सावधानी से लोग वो करेंगे। ये इसको मैं वार्निंग के तौर पर लिख रहा हूँ, ये बड़ी गड़बड़ है। इफ n is a normal subgroup of G, ठीक है ये है, then what is the meaning of, कैसे लिखूं, हाँ, what is the meaning of order of NA
एन के ऑर्डर का क्या मतलब है, ये सवाल उठेगा कई बार। तो इससे दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है कि आप क्या समझ रहे हैं इसको। आप लोग बताना चाहेंगे? अगर आप Na को एक सेट के तौर पर लें तो इसमें उतने एलिमेंट होंगे जितने H में होंगे। If we treat Na as a right coset of N in G, it means Na is a set, तो उस समय फिर Na का जो ऑर्डर होगा वो किसी सेट का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Na। होगा या नहीं? यस सर। दूसरा लॉजिक देखिएगा यहां पर, इफ वी ट्रीट Na as an element of factor group G by N, then order of Na means order of this element ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर का क्या मतलब होता है? उसको मिनिमम कितनी बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ रही। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं अभी एक एग्जांपल से दिखाऊंगा कि यहां पर आप इसको एक एलिमेंट के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब है यहां पर फिर एलिमेंट का ऑर्डर। क्या मैं समझा पाया आप सबको? Yes, sir. यस सर। और लेफ्ट साइड में जब आप इन जनरल बात करें Na तो कोसेट है, तो एक सेट होता है अपने आप में। तो बच्चों कभी भी ऐसी सिचुएशन में Na के ऑर्डर का मतलब जब पूछा जाएगा तो आपको ये बताया जाएगा कि आपको Na को क्या लेना है। वो अगर फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट माना जाना है तो एलिमेंट के ऑर्डर की हैसियत से निकाला जाएगा। तो ये वार्निंग काफी महत्वपूर्ण है। ये बात समझा पाया मैं सबको? क्या मैंने कंफ्यूज कर दिया है? यस सर, समझ आ गया। मैं अब आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूं अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं यहां से गैलियन से। एक मिनट, हाँ, कोई एग्जाम्पल है इसमें? लेट जी हम मान लें Z18। आप लोग समझते हैं Z18, और H मान ले रहा हूं मैं सिट से जनरेट होने वाला। तो सिट से जनरेट होगा तो बच्चों क्या क्या आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, और 18 में तो 0 हो जाएगा। यस सर। H में 0 यही तो आएगा, ठीक है ना? यस सर। चलो भाई फिर ठीक है। अब जब इसमें देखते हैं तो G/H में क्या क्या आएगा। N की जो H है अभी वो मतलब N ही लिख देता तो ठीक था, कंफ्यूजन दूर हो जाता। नॉर्मल सब N ही लिख देता हूँ ताकि झंझट ही खत्म हो। G/N
तो जी बाई एन में क्या क्या आएगा जरा सोचिएगा। 0 प्लस एन, 1 प्लस एन, 2 प्लस एन, 3 प्लस एन, 4 प्लस एन, 5 प्लस एन। इतना ही आएगा। ये आप लोगों को मैंने एक बार पहले भी बताया था ऐसा, या दोबारा समझाने की जरूरत है तो आप बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा तो। जी बाई एन में जरूरत है? नो सर। आ, नहीं, तुम्हारे अलावा कोई नो सर थोड़ी रह रहा है। तो यस सर भी नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है कोई भी। बाकी बच्चों बताओ ईमानदारी से, आपको जरूरत है तो मैं अगले सवाल में समझा देता हूं, नहीं जरूरत है तो आपकी इच्छा है। यस सर, बता दीजिए। ठीक, तो मैं बताऊंगा कार्तिक नेक्स्ट एग्जाम्पल में। मैं पहले ये वाला समझा लेता हूँ, हाँ, नहीं तो मैं यस रास्ता सर। बदल जाऊंगा। अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो चीज क्लियर करनी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप किसी भी इंटरव्यू में यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं वरना। ठीक है, मैं उसके बाद ये आ जाएगा समझ में कि इतने ही होंगे, क्योंकि फिर 6 प्लस एन करोगे तो वो वही रिपीट हो जाएगा जो 0 प्लस एन था बेसिकली। तो वो इतने ही आएंगे। मैंने इक्विवेलेंट क्लासेज में समझा रखी हैं चीजें, तो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है। अच्छा, अब मैं यहां से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए। 3 प्लस एच अगर आप करते हैं तो इसका मतलब 3 प्लस एच आपके पास, सॉरी एच मतलब एन था, तो एन आपके पास कितना है? 6, 12 और 0। हर एक में 3 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 9, 15 और 3। ऐसा आ जाएगा या नहीं? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ, सो एज अ सेट ऑर्डर ऑफ 3 प्लस एन, मतलब इसमें इट सेट के तौर पर मानोगे 3 प्लस एन को, तो ऑर्डर का मतलब सेट का ऑर्डर, मतलब उसमें कितने एलिमेंट है, तो 3 आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एज एन एलिमेंट देखते हैं। अगर आप एक एलिमेंट के तौर पर देखना चाहो यहां पर, बट एज एन एलिमेंट ऑफ जी बाई एन में 3 बाई एन है, 3 प्लस एन है या नहीं? एक एलिमेंट देखो ये। यस सर। तो ऑर्डर ऑफ 3 प्लस एच इक्वल टू 2, बिकॉज एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब यहां एडिशन ऑपरेशन है, तो 3 प्लस एच में 3 प्लस एच जोड़ो भाई। 3 प्लस एच प्लस 3 प्लस एच, कितना लिखेंगे आप? 6 प्लस एच, 6 और वो 0 प्लस एच के बराबर है, मतलब वो आइडेंटिटी आ रहा। एच ही जो है एन ही समझिए। मैं फिर बार बार वो मेरे पास कोई वैसा एग्जाम्पल था नहीं, मैं तो गैलियन के हिसाब से एग्जाम्पल ले रहा हूं। सभी लोग सहमत हैं क्या कहा जा रहा है? Yes. यस सर। तो बट एज एन एलिमेंट ऑफ आप लोग रहे तो एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, और अगर आप उसको सेट मान रहे हो तो ऑर्डर 3 है। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल था यहां पर इस बात को समझाने के लिए कि दोबारा समझिए। इफ n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ na? तो फिर लेफ्ट साइड समझिए। अगर आप na को कोसेट के तौर पर, एक सेट के तौर पर मानते हैं, तो उसके ऑर्डर का मतलब उसमें कितने एलिमेंट है। और अगर आप na को फैक्टर ग्रुप का एलिमेंट समझ रहे हैं, तो फिर एलिमेंट के ऑर्डर के तौर पर सोचिएगा उसके बारे में कि भाई, तो आपको ये बताना पड़ता है या कोई कहीं लिखा होगा। ये एक नॉर्मल कंफ्यूजन है जो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या आप बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डाउट अब नहीं होना चाहिए, या अभी है?
सर मतलब एनए के दो टाइप के ऑर्डर होते हैं। नहीं मतलब वो हमेशा ये रेफरेंस दिए रहते हैं कि कंसिडर एन एज अ एलिमेंट ऑफ दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस। तो बाय कंसिडरिंग एन एज एन एलिमेंट ऑफ फैक्टर ग्रुप, इट मीन्स एन इज एन एलिमेंट। तो फिर एलिमेंट के ऑर्डर के तौर पर बताओगे, और अगर सेट के तौर पर सोच रहे हो तो वो अलग भी हो सकता है, बिल्कुल। यस सर। देखिए रिप्रेजेंटेशन दोनों एक ही हो गए ना कार्तिक, परेशानी क्या हो रही है कि रिप्रेजेंटेशन तो एक ही हो चुका है दोनों जगह। यस सर। हाँ, लेकिन दोनों जगह दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या मान रहे हैं आप? ठीक है, अब मैं आपको जहां पर एक डाउट था, अब उस डाउट को दूर करता हूं। मैं एक सवाल कराता हूँ ये वाला कि भाई ये जी बाई एन ऐसा ही क्यों आया। और बच्चों इसमें लास्ट में जो एच लिखा है वो एन ही समझिएगा, एन लिखिएगा बस, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल कराता हूँ अब ये कि जी बाई एन के एलिमेंट कैसे आए ये समझाने के लिए। तो ये भी गैलियन का ही एक एग्जांपल है। कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मैं कंफ्यूजन बढ़ा दे रहा हूं तो ऐसा भी कहिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेट 4z, 4z आप सब लोग जानते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। ठीक है। यस सर। हाँ, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट z बाई 4z, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप तो हो गई, सभी सब ग्रुप हैं तो कम्यूटेटिविटी में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेफ्ट और राइट एडिशन में। तो z/4z कंस्ट्रक्शन करिए, चलिए करके देखते हैं। फिर z तो सभी लोग जानते हैं, उसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। तो 0 प्लस 4z मतलब 4z ही हुआ, तो वो तो आप जानते ही हैं। 0 इस चीज ऐसे लिखते थे, -8 -4 0 4 8 12 एंड सो। अच्छा, दूसरा लिखते हैं 1 प्लस 4z, लेफ्ट प्रोसेट बन रहा है अब। वैसे तो यहाँ 1 प्लस 4z और 4z प्लस 1 एक ही बात है, लेफ्ट राइट एक ही हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, हर एक में 1 जोड़ देंगे, तो -7 -3 1 5 9 एंड सो ऑन। 2 प्लस 4z, तो इसमें एक और आगे बढ़ा दो भाई, -6 -2 2 6 10, ये हो गया। 3 प्लस 4z, -5 -1 3 7 11 and so on। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नेक्स्ट 4 प्लस 4z क्या आ जाएगा, -4 0 4 8 12। क्या आपको लगता नहीं है ये 0 प्लस 4z ही आ गया दोबारा? यस सर। अब आगे अगर ऐसा कोई और करेंगे तो यही सब रिपीटेशन हो जाएगा। 5 प्लस 4z अगर आप कर भी दें तो 1 प्लस 4z जैसा ही रहेगा, एटसेट्रा। तो आपके पास डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स क्या क्या आए आप देखिए। तो सो z/4z जो आपके पास है वो है 0 प्लस 4z
वैसे तो जीरो लिखना फालतू काम है, लेकिन चलो आप लोग कंफ्यूज ना। 1+4z, 2+4z, 3+4z। क्या मैं समझा पाया कि इतने एलिमेंट होंगे? यस सर, क्लियर। अगर आपसे कहा जाए Z/4Z का ऑर्डर क्या है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप क्या बताएंगे? जेड बाई सर फोर जेड में कितने एलिमेंट है बच्चों? 4। 4 एलिमेंट हैं, बिल्कुल। और वैसे जेड में कितने एलिमेंट हुए? इन काउंटेबली। हाँ, अरे चलो उतना टेक्निकल मत बनो, इनफाइनाइट ही हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट। और 4Z में? काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट। और इनके कोसेट में, कोसेट ग्रुप में 4 एलिमेंट है। Z/5Z करता तो 5 एलिमेंट। 6Z करता तो? 6 एलिमेंट। अब मैं इधर आ गया हूँ, अब देखो तो, अब समझ में आया करते? यस सर, 6 एलिमेंट। हाँ देखिए, 6 ही होंगे। यहाँ 0+n, 1+n, 2+n, 3+n, 4+n, 5+n। क्योंकि 6 था तो 5 तक आया, यहाँ 4 था तो 3 तक आया होगा, 3+4Z को n समझ लो ना। यस सर। तो Z/4Z आपके पास, मतलब गजब बात यह है कि Z भी इनफाइनाइट सेट है, 4Z भी इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इनका जब क्वोशेंट ग्रुप बनाया तो वो बड़ा फाइनाइट और बहुत छोटा सेट बना। उसमें 4 ही एलिमेंट है। 4 क्या, Z/2Z बनाओ तो 2 ही आएंगे। Z/3Z बनाओ 3 आ जाएंगे। Z/nZ बनाओ तो n एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब यहां से जब इतना कर ही दिया तो इसमें एक बात और समझा देता हूं मैं। वैसे मैं कुछ और बताना चाह रहा था, लेकिन अब जब ये चल ही रहा है तो क्या दिक्कत है, आगे क्यों बढ़ाएं? पहले इसको पूरा समझा लेते हैं। अब यहां से, वैसे तो आइसोमॉर्फिज्म अभी पूरा पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन Z/4Z is isomorphic to Z4, और इन जनरल Z/nZ is isomorphic to Zn। तो Zn तो प्रूव नहीं कर रहा हूं मैं, Z/4Z को आपको दिखाता हूं कंपोजिशन टेबल बना के। क्योंकि Z/4Z में 4 ही एलिमेंट हैं, तो जब 4 एलिमेंट हैं तो कैले टेबल या कंपोजिशन टेबल, जिसको आप जो भी कहें, ऑर्थर कैले के नाम पे मैंने समझाया था, वो बना सकते हैं। तो जब कंपोजिशन टेबल बनाएंगे बच्चों हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इसको। तो इसमें 0+4Z, 1+4Z ये एलिमेंट है, सोचो। 2+4Z, 3+4Z इधर भी लेने पड़ेंगे। 0+4Z, 1+4Z, 2+4Z, 3+4Z। तो ऑपरेशन तो एडिशन है कोसेट्स का, तो बताएंगे आप लोग क्या क्या आएगा। यहाँ 0+4Z आएगा। इधर जुड़ेगा तो 1+4Z। 2+4Z, 3+4Z। किसी को सवाल पूछना है कि कैसे आया तो बोलिए। किसी को नहीं पूछना है, ठीक हो गया। अब बताइए प्लीज। 1+4Z, हम्म 2+4Z, 2+4Z, हम्म
3+4z, हम्म, 4+4z, 0. ठीक हो गया, 4 0 की तरह बिहेव करेगा। तीसरे में भी वही 2+4z। 3+4z, 0+4z, 5+4, सर 1+4z. ठीक। ठीक है। Yes. Yes, sir. ऐसा करते हैं, इधर बनाता हूँ मैं Z4 के लिए इंट्रा कलर बदल देता हूँ। क्या क्या हाँ, फॉर Z4 में क्या क्या हुआ? 0, 1, 2, 3. एलिमेंट ऑपरेशन Addition modulo 4. एडिशन मॉड्यूलो 4 सब लोग समझ रहे हैं भाई? Yes, sir. 2 3 0 1 3 0 1 2। ठीक है, मैं टेबल एक साथ दिखाता हूँ। सब जगह 4z हटा दें पहली वाली टेबल से, 4z को माने ही ना, तो बाकी 0 1 2 3 1 2 3 4 आ रहा है या नहीं? दिस इज मैपिंग एग्जैक्टली मैप हो रहे हैं या नहीं? Yes, sir. Same. Yes. भाई इसी को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। बाकी आप इतनी टेबल हर बार नहीं बना सकते, तो शॉर्टकट मारते हैं आप, कर्नेल फंक्शन 1 1, वो सब ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कहा ना ना मुझे दिखाओ पूरा आइसोमॉर्फिक हो रहा है, तो ना हो तो रहा है यार, देखो पैटर्न बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 सबसे नीचे वाले लाइन वहां 3 0 1 2 कह सकते हो नहीं उसे? एक 4z ही तो है जो वहां जुड़ा हुआ है सब में। बाकी पूरा पैटर्न कॉपी हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो बच्चों यही आइसोमॉर्फिज्म है, जैसा वहां हो रहा है बिल्कुल ऐसा ही तो यहां भी हो रहा है यार। क्या अंतर है? पूरा छपा हुआ है बिल्कुल एक जैसा। इट मीन्स Z/4z is isomorphic to Z4, और इन जनरल Z/NZ is isomorphic to ZN। तो ZN को समझना, जो ZN तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, एडिशन मॉड्यूलो पर ही तो पढ़ना है। ZN समझ लो, फैक्टर ग्रुप हो गया। कुछ समझा पाया नया? ZN Yes, sir. अच्छा, आगे एक हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इस बार पढ़ाऊंगा मैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जब आएगा, तो मैं बता देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। डिटेल हम वहीं करेंगे उसके बारे में। तो ये भी मैं भी ज्योतिषी हूँ जैसा लिख रहा हूँ यार। अब इन फ्यूचर क्या लिखूँ? वी विल स्टडी, वी विल प्रूव दैट, हम साबित करेंगे इस बात को ना, दैट एवरी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी वहीं पढ़ाऊंगा, बस लिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये काम आ जाएगा आपके।
डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। मैं ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ यार, यहाँ पर थ्योरी ज्यादा समझा के ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, an abelian group of order 8 is isomorphic to one of या तो Z8 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा या Z4 और Z2 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा या Z2 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 के साथ होगा। आप लोग गौर करिएगा, जो सफिक्स में Z के साथ सफिक्स में लिखा हुआ है उनका प्रोडक्ट 8 ही आ रहा होगा। अरे 8 के फैक्टर सोचो ना, या तो 8 into 1। अभी ये सारे बच्चे हो सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नहीं समझ पाएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जनरलाइजेशन है ना। हाँ, थोड़ा सोच सकते हैं। 8 है ना, जैसे 8 के 8 फैक्टर 8 हुआ, 8 4 into 2 हुआ, 8 2 into 2 into 2 हुआ, ऐसा हुआ ना। यस सर। तो उसकी मदद से बच्चों हम ये नया तरह का ग्रुप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट कहते हैं इसको, और इसको हम ऐसे बीच में इस तरह से लिख देते हैं जैसे मैंने लिखा है, प्लस साइन के साथ, और बाहर से ये ब्रैकेट जैसा कर दे रहा हूँ मैं, ऐसे कर दे रहा हूँ, मतलब इस सर्कल और बीच में प्लस जैसा, थोड़ा स्पेशल साइन है वो। तो लेकिन आप कैसे लिखेंगे सोचिए, जो जो फैक्टर हो सकते हैं, मतलब 8 ऑर्डर का कोई भी दुनिया का ले लीजिए आप, एबिलियन ग्रुप है ना, वो या तो Z8 के आइसोमॉर्फिक होगा, गारंटी है, या Z4 प्लस Z2 के होगा, क्योंकि 4 और 2 का प्रोडक्ट भी 8 आता है, या वो Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। आप अब 8 मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अब आप 10 में सोच लीजिए ऐसा ही। तो 10 ऑर्डर का होगा तो Z10 होगा, या 5 और 2 वाला होगा, और क्या हो सकता है। तो इस तरह से क्या कहा गया है ये समझ में आया। लेकिन ये खाली मैंने इंट्रो दिया है, जो बच्चे एमएससी के हैं या जो लोग थोड़ा डीप पढ़ चुके हैं वो समझेंगे थोड़ा, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो परेशान ना हो। जिस समय हम डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आएंगे और डिटेल में दोबारा सारी बातें समझा देंगे। तो यहां तक जो अभी मैं थोड़ा सा फैक्टर ग्रुप के बारे में बताना चाह रहा हूं, या जिस तरह की चीजें बता रहा हूं, वहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? समझ आ रही सर। से समझ आ रही है। यस सर, समझ आ रही है। चलिए ठीक है। तो अभी किसी ने एंट्री दी है, तो बच्चों अब एक सवाल और कर लेते हैं। इसको हम थ्योरम के तौर पर करेंगे। अब स्टैंडर्ड थ्योरम है हमारे पास। कहाँ चले गया कर्सर? अरे चलो यहां से जोड़ देते हैं। थ्योरम यह है, इफ n is normal subgroup of G and G is abelian, then G by n is also abelian, but converse may not be true. अगर G एबिलियन है तो G by n भी एबिलियन होगा, लेकिन G by n एबिलियन है
तो जीटा एबिलियन होना जरूरी नहीं है। तो पहला वाला पार्ट तो हम इन जनरल है तो जनरल थ्योरम करेंगे, दूसरे में काउंटर एग्जांपल लेंगे। और काउंटर एग्जांपल हमें हमेशा की तरह कौन देगा? परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी बाई एन। तो इसका मतलब मैं एक्स को ले लेता हूँ एन ए, वाई को ले लेता हूँ एन बी, वेर ए और बी जो है वो जी के एलिमेंट है। अच्छा जी, गिवन जी इज एबिलियन। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि जी तो एबिलियन है, तो एक्स इंटू वाई देखिए, एक्स से है एन ए और ये है एन बी, और यही तो नॉर्मल सब ग्रुप है ही, तो शानदार उपलब्धि है ये। तो क्या मैं इसको एन बी ए लिख सकता हूँ? जी एबिलियन है तो ए बी बराबर बी ए होगा। यस यस सर। सर। यस सर। तो फिर इसे एन बी एन ए लिख सकता हूँ और फिर इसे वाई एक्स लिख सकता हूँ। तो आपने प्रूव कर दिया एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, और एवरी एक्स वाई ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? जी बाई एन में है ना? यस सर। सो जी बाई एन इज एबिलियन। तो जी को एबिलियन अगर है तो जी बाई एन गारंटेड है कि एबिलियन होगा। ये 2 लाइन का प्रूफ क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। कन्वर्सली लेते हैं अब एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। ये इस तरह की चीजें हैं कि जब मैंने आज आपको ये बताया कि फैक्टर ग्रुप अप्रोक्सीमेशन है, तो फिर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आइडेंटिकल होगा। फिर ये भी बताना जरूरी है कि नहीं ना, कई बार ये देखो दोनों में अलग रिजल्ट भी हैं, लेकिन इस तरह के जो अलग रिजल्ट है उनकी संख्या नाम मात्र की है। अधिकतर रिजल्ट जैसा इधर होगा फिर वैसा उधर भी हो रहा होता है, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है परसेंटेज वाइज। कन्वर्सली में हम ले रहे हैं लेट जी बाई एन बी एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप मान लेते हैं ये एबिलियन है। तो हम ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल लेना है हमने, तो सपोज मैं जी ले रहा हूं बच्चों S3। S3 याद है आपको? आइडेंटिटी 1 2 1 2 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 1 2 3 1 2 3 कॉमा 1 3 3 2। 2। 1 3 2। वेरी गुड, ये हमारे पास जी हो गया। और एन हम नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं 3 ऑर्डर का इसमें। तो एन ले लिया मैंने, आई आई 1 2 3 और 1 3 2। ये है नॉर्मल सब ग्रुप। चेक किया जा सकता है नॉर्मल है या नहीं, वो है। आप अपने आप में इसे भी सवाल मान लीजिए कि नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। तो सो जी इज नॉन एबिलियन ग्रुप, ये तो हमें मालूम था कि S3 नॉन एबिलियन होता है, एंड एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहे टेस्ट कर लें कि नॉर्मल है या नहीं है। नॉर्मल की कंडीशन मालूम ही है। अच्छा, तो अब जो हमारा जी बाई एन बनाएगा ग्रुप होगा, तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एन अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एन होगा। तो ऑर्डर ऑफ जी है 6, ऑर्डर ऑफ एन है 3, तो 2 आ जाएगा। यस सर। तो जी बाई एन का जो ऑर्डर है वो 2 आ गया ना बच्चों। तो ये प्राइम नंबर हुआ या नहीं? यस सर। अब प्राइम नंबर लिख सकता हूँ। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो हमेशा क्या होता है? साइक्लिक। यस सर। यस सर। तो एबिलियन भी होगा।
यस सर। प्राइम ऑर्डर का ग्रुप एबिलियन होता है नहीं होता? साइक्लिक होता तो एबिलियन भी होगा। यस यस सर। तो यहां से ये हो गया कि जी बाई एन इज एन एबिलियन ग्रुप, बट जी इज नॉट। कन्वर्स हो गया या नहीं? जी बाई एन एबिलियन है क्योंकि जी बाई एन प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, टू ऑर्डर का है, टू प्राइम नंबर होता है। कितना शानदार काउंटर एग्जांपल है। जी एबिलियन था तो जी बाई एन की गारंटी थी, लेकिन जी बाई एन एबिलियन है तो जी नॉन एबिलियन ग्रुप भी हो सकता है। ये एग्जांपल हो गया। तो इसका मतलब है काफी समानताओं के बावजूद कुछ असमानताएं भी हैं। समझ में आया या नहीं आया? आगे सर। ठीक। अभी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें सिमिलरिटी भी होगी, लेकिन मुझे लगता है आज इतना काफी है। किसी को कोई डाउट है, कुछ कहना है, पूछना है तो बोलिएगा प्लीज।